101 तक हुआ था भाई। 102 से शुरू करिए, इधर से आपका क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, यानी कि 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से ही बनने के चांस रहते हैं। आपका 101 में ये बताया गया था कि फैक्टा प्रोबेंडा यानी कि तथ्य को स्थापित करने का भार, और कल बताया गया था टेक्निकल क्वेश्चन कि अगर सबूत का भार पूछे तो 101 मारना है, और ये पूछ ले साबित करने का भार या सबूत का भार किस पर होता है तो 102 मारना है। मैक्सिम जो पूछेगा ओनस प्रोबांडी, जैसे ही फैक्टा प्रोबांडी दे तो 101, और जैसे ही आपका ओनस आए तो कौन सा 102। तो सबूत कौन सा भार नहीं बदलता, तो 101 वाला सबूत का भार, और कौन सा भार बदलता रहता है तो 102 वाला साबित करने का भार। बैठिए आराम से भाई, अभी रिवीजन ही चल रहा है। आइए भाई, इसके बाद आपका 102 से आइए, 3-3 4-4 लाइन का सेक्शन है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिद्धांतों को पकड़ना है और कैसे इस पर क्वेश्चन आए हैं और कौन सिद्धांत बना है वही सब आपका पूछा जाता है। और इधर आपका कुछ केस भी याद करना पड़ेगा भाई, 4-5 मैं बता दूं, कम से कम 4-5 केस भी याद करना पड़ेगा। तो आइए 102 से शुरू किया जाए भाई। 102 ये बताती हैं कि सबूत का भार किस पर होगा। 102 में जो सबूत का भार किस पर होगा, यानी कि साबित करने का जो भार है ये सदैव बदलता रहता है, यानी कि एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर शिफ्ट होता रहता है। तो क्वेश्चन ये बना है कि कभी कभी बदलता है, कभी नहीं बदलता है। 102 सदैव बदलता है, तो क्या मार कर आएंगे, सदैव बदलता है। कौन सा सब आपका 102 का कौन साबित करने का भार। 103 आ जाइए, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, यानी कि सतर्क रहना है एक शब्द पर, जैसे कि हमने आपका आईपीसी में भी एक शब्द पर सतर्क रहने के लिए बताया था कि अगर स्वामी अपने सेवक को कोई चल संपत्ति देख रेख के लिए न्यस्त करता है तो चोरी, और केवल न्यस्त करता है और सेवक भाग जाता है, मिसयूज कर लेता है तो आपराधिक न्यास भंग। उसी प्रकार अगर आपका स्पेसिफिक फैक्ट दे, यानी कि विशिष्ट तथ्य दे, तब 103, और इसी में एक शब्द जोड़ दे विशेषतः ज्ञात तथ्य दे दे तो 106। फिर एक बार कवर करिए दोनों धाराएं। तो अगर विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार दे तो कौन सी धारा मारेंगे, 103, और एक शब्द इसमें बढ़ा दे कि विशेषतः ज्ञात तथ्य के बारे में सबूत का भार तो 106। तो विशिष्ट तथ्य अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि न्यायालय इस स्पेसिफिक फैक्ट में विश्वास करे तो उस तथ्य को, उस विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो ये न्यायालय से कहता है कि न्यायालय इस विशिष्ट तथ्य में क्या करे, विश्वास। यहाँ आपका सबसे अच्छा उदाहरण जो पूछा जाता है प्ली ऑफ एलिबाई, अन्यत्र होने का जो अभिवाक है धारा 11 में सुसंगत है, यानी कि प्ली ऑफ एलिबाई एक विशिष्ट तथ्य है और अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा कि जिस समय घटना हुई थी मैं घटना स्थल से बहुत क्या था, दूर, अतः ये अपराध मेरे द्वारा किया जाना असंभव है या एक विपरीत या असंगत बात है। तो 103 से कौन सा दृष्टांत जोड़ लेंगे, प्ली ऑफ एलिबाई का, अभियुक्त का, और इसी के साथ कोरिलेट कर लेंगे धारा 11, क्योंकि प्ली ऑफ एलिबाई किस धारा में सुसंगत बनाया गया है तो धारा 11।
अब देखिए इस पर समस्या भी बना है यूपी में इंटरव्यू में कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पर भाई समस्या बना है। तो उस समस्या का समाधान ये है कि आपका कह सकते हैं कि माखन की चोरी का आरोप लगा है और आपका अभियुक्त धारा 11 में प्ली ऑफ एलिबाई का बचाव ले रहा है कि हम घटना स्थल से क्या थे जिस समय माखन चोरी हुई, जंगल में थे, गाय के पीछे थे। तो ये बात किसको साबित करनी पड़ेगी कि ये घटना स्थल से दूर था, अभियुक्त को कि अभियोजन को कि दोनों को? अभियुक्त को। कौन सी धारा? 103 प्ली ऑफ एलिबाई। 104 से क्वेश्चन भाई बना है और 104 जब भी पढ़िए 136 को कोरिलेट करके उसको लिखते रहे बैरक पर। 104 जब भी पढ़िए कौन सी धारा को कोरिलेट करके पढ़िए? आपका 136 को। देखिए ये यूपी में आ चुका है भाई, दृष्टांत भी यहाँ से आया है, सतर्क रहना है। अगर कोई तथ्य किसी दूसरे तथ्य के साबित किए जाने पर सुसंगत है तो ऐसी दशा में पहले दूसरा तथ्य साबित करिए और तब आप पहले तथ्य का साक्ष्य दे सकते हैं। अब पहले दो उदाहरण देखिए ताकि आपके दिमाग में बैठे, और अब दृष्टांत नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट दृष्टांत हम बता रहे हैं। यही पूछा गया भाई, सतर्क रहना है। अब आइए डाइन डिक्लेरेशन या डीडी मृत्युकालिक कथन एविडेंस की किस धारा में सुसंगत है? 32 के किस क्लाज में? 1। चलिए मृत्युकालिक कथन किस पर आधारित होता है? आधारित इस पर है कि वह व्यक्ति मर गया है, यानी कि इसका मतलब कि अगर न्यायालय में आप मृत्युकालिक कथन पेश कर रहे हैं तो सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि जिस व्यक्ति का कथन है वह क्या हो गया है? मर गया है। तो ये जो साबित करना है कि जिस व्यक्ति का कथन है वो मर गया है, इस बारे में सबूत का भार किस पर होगा? जो मृत्युकालिक कथन को क्या कर रहा है? न्यायालय में पेश। तो मृत्युकालिक कथन के पहले एक और पेश साबित करना पड़ेगा क्या कि इसकी क्या हो गई है? मृत्यु। तो मृत्यु को कौन साबित करेगा? जो मृत्युकालिक कथन को सुसंगत बना रहा है, कि स्वीकार करिए। लेकिन 136 चूंकि न्यायालय की ग्राह्यता है, न्यायालय किसी साक्ष्य की ग्राह्यता का अवधारण करता है। पूछा जाता है भाई खूब कि ग्राह्यता का अवधारण की धारा के तहत? 136। तो न्यायालय 104 के नियम को शिथिल कर सकता है, मृत्युकालिक कथन पहले स्वीकार कर ले और कह दे कि आप बाद में मृत्यु साबित करिएगा, लेकिन छूट नहीं दे सकता। अर्थात भले बाद में न्यायालय कहे, हर हाल में ये साबित करना ही होगा कि जिस व्यक्ति का कथन है वह व्यक्ति कहाँ पहुँच गया है? अब ऊपर। ये याद रखिए। दूसरा आपका प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य पर आइए, फिर एक बार बैक होइए। आपका 61 आइए। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को धारा 61 के तहत किस साक्ष्य से साबित किया जाएगा? या तो प्राथमिक या द्वितीय। यही तो बताया था मैं। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा किस धारा में? 62 में। द्वितीय की परिभाषा 63 में। प्राथमिक साक्ष्य पहले पेश किया जाए 64, और द्वितीयक साक्ष्य आपका पेश करने के लिए धारा 65 में कितनी दशाएं हैं? 7। अब यहीं 103(4) को कवर करिए। अगर कोई व्यक्ति द्वितीयक साक्ष्य पेश करना चाहता है तो पहले ये साबित करे कि धारा 65 की 7 दशाएं विद्यमान है कोई एक, तभी तो द्वितीयक साक्ष्य पेश करेगा। तो 7 में से एक कोई दशा किसको साबित करना पड़ेगा न्यायालय में? जो न्यायालय से चाहता है कि हमारा द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय क्या कर ले ले। तो ये कौन सी धारा बताती है कि उसी को साबित करना पड़ेगा? कि बताओ 7 में से एक दशा विद्यमान है। तो जो पक्षकार द्वितीयक साक्ष्य क्या करना चाहता है? पेश। 105 आ जाइए। धारा 105 आपका पूछा भी गया है
आपका 105 से पिछली बार बिहार जे में आया भी था और बन सकता है। 2-3 इसकी विशेषता देखिए 105 की। अभी हमने आईपीसी में भी 105 बताया था पढ़ाते समय। 2-3 विशेषता पहले देखिए जो पूछा जाता है। एविडेंस जो एक्ट है यह सिविल और क्रिमिनल दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। एक प्रक्रियात्मक विधि है, साक्ष्य की विशेष विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है और सिविल और क्रिमिनल दोनों में यह क्या होती है लागू। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है और वहीं सेक्शन रट कर जाइएगा। कुछ धाराएं एविडेंस की केवल सिविल में और कुछ धाराएं केवल किस में, क्रिमिनल में। तो पहले जो धाराएं सिविल में लागू हों वह मैं कई बार बताया हूँ, फिर एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। धारा 23, धारा 52, धारा 55, धारा 115, 116, 117, ये 6 धाराएं केवल किस में अप्लाई होगी, सिविल मैटर। केवल क्रिमिनल मैटर में भी 6 धाराएं हैं, वह भी तैयार रखिएगा। धारा 30, धारा 53, 53A, 54 और 111A और 105, ये 6 धाराएं केवल किस में अप्लाई होगी, आपराधिक में। तो 105 क्या बताते हैं भाई, तो ऐसे क्वेश्चन बिहार में बना था कि साधारण अपवादों में सबूत का भार किस पर होगा। अभी हम आईपीसी धारा 6 से 76 से 106 जोड़े थे कि अगर कोई अभियुक्त ये चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि उसका मामला 76 से लेकर आईपीसी 106 तक में आता है, तो सबूत का भार किस पर होगा, अभियोजन पर कि अभियुक्त पर। अभियुक्त पर कौन सी धारा ये एविडेंस की बताती है, 105। बस एक लाइन कि सामान्य अपवादों में सबूत का भार किस पर, अभियुक्त पर। कौन सी धारा एविडेंस की, सामान्य अपवाद किस अध्याय में, आईपीसी के 4, कहां से कहां तक, 76 से 106। और कौन धारा कहती है कि सामान्य अपवाद सभी अपराधों में माने जाएंगे शामिल, 6। और किन अपराधों में बचाव लिया जा सकता है, सभी। तो अपराध आईपीसी में की धारा में बताया गया था 40। और अपराध में क्या क्या शामिल है आईपीसी के तहत, विशेष विधि, स्थानीय, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी। चलिए ठीक है भाई। 105 में दृष्टांत हैं आपका, देखिए 1-2 दृष्टांत हम बता दें भाई, हम भी अपने मन से दृष्टांत तो पढ़ लीजिएगा। ए पर हत्या का आरोप है और ए बचाव लेता है कि धारा 100 के तहत बचाव आईपीसी की कि हजूर हमने अपनी प्राइवेट शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में यह मृत्यु कारित की है। तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित किया है, इसको साबित करने का भार किस पर होगा, अभियुक्त पर कि अभियोजन पर, अभियुक्त पर। आइए बालकपन देखा जाए। एक 7 वर्ष से कम का लड़का है, वह अपराध किया है, उसके खिलाफ एफआईआर होती है, तो किसको साबित करना पड़ेगा कि अपराध करते समय मैं 7 वर्ष से कम था, अभियोजन के अभियुक्त। और अभियुक्त कौन है इस उदाहरण में, बालक। तो किसको साबित करना पड़ेगा, बालक। एक पागल पागलपन के असर में बी को मारता है, तो अपराध करते समय वह पागल था, 84 का बचाव आईपीसी ले रहा है, तो किसको साबित करना पड़ेगा, अभियुक्त को, अभियोजन को नहीं। तो 105 जो धारा है कि सिविल में लागू होगी कि क्रिमिनल की, दोनों में नहीं, केवल किस में, क्रिमिनल में, क्योंकि बचाव किस में लिया जाएगा, क्रिमिनल में। आइए 106 धारा 106 पहला क्वेश्चन किसका विशिष्ट, यहाँ से अपवाद शुरू होते हैं भाई। 105 से 101 से लेकर 105 तक सबूत के भार के बारे में नियम थे और अब हमें अपवाद शुरू करना है, ये भी याद रखिए। 106 से लेकर कहाँ तक अपवाद दिए गए हैं, 114A तक अपवाद। आइए पहला अपवाद उठाया जाए। 106 से ज़्यादा क्वेश्चन बिहार बनाया है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि एविडेंस की धारा 106
किसका विशिष्ट अपवाद है, तो कल ही बताया गया था किसका विशिष्ट अपवाद है, 101। दूसरा क्वेश्चन, विशेषता ज्ञात तथ्य कहाँ दिए गए हैं, तो विशेष, फिर एक बार याद रखिए, विशिष्ट तथ्य आए तो 103 और विशेषतः ज्ञात आ जाए तो कौन सी धारा, 106। अर्थात वही जान सकता था कि घटना कैसे घटित हुई। तो विशेषतः ज्ञात तथ्य में सबूत का भार किस पर होता है, तो जिस व्यक्ति को उस घटना के बारे में विशेष ज्ञान होता है उसी पर सबूत का क्या होता है, भार। अर्थात आपका मैक्सिम पूछा जाता है और घटना स्वयं बोलती है, घटना अपनी कहानी स्वयं कहती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और आपका मैक्सिम भी पूछा जाता है, गलत न हो। देखिए मैक्सिम, हाँ रेस नहीं, रेस एप्सा नहीं है भाई, हाँ रेस एप्सा लाक्वीटर, घटना स्वयं बोलती है, रेस एप्सा लाक्वीटर लिख लीजिए, उसको है नोट्स में, न हो तो लिख लीजिए। आपका पूछ सकता है कि रेस इप्सा लाक्वीटर का सिद्धांत की धारा में, तो 106 मार्क कराइएगा। अब एक उदाहरण आपका टिकट वाला ज़्यादा बनता है। ये एक व्यक्ति हैं, टिकट याद रखिएगा, बिहार जा रहे हैं तो ये एक व्यक्ति हैं, वह बिना टिकट पकड़ा गया है। अब वह टिकट लिया था, इस बारे में सबूत का भार किस पर होगा, ए पर ही होगा, क्योंकि यह तथ्य कैसा है, विशेषता ज्ञात तथ्य है। तो किस धारा में आएगा, 106। 106 किसका अपवाद हो गई, 101। सामान्यतः सबूत का भार आपराधिक मामलों में किस पर, अभियोजन पर, लेकिन अपवाद है तो किस पर हो गया, अभियुक्त पर। इतना याद रखिएगा टिकट वाला उदाहरण। 107 से लेकर 114A तक प्रिजम्पशन दिया गया है। उपधारणा तो मैं आपका बता चुका हूँ, उपधारणा फिर एक लाइन जान लीजिए। उपधारणा शब्द परिभाषित नहीं है। उपधारणा या अनुमान दो प्रकार का होता है, एक तथ्य का, दूसरा विधि का। तथ्य की उपधारणा कब होगी, जब बेयर एक्ट में कौन शब्द आ जाए, उपधारणा कर सकेगा, यानी कि मैं प्रिज्यूम। और विधि की उपधारणा कब होगी, जब बेयर एक्ट में शैल प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा, या कौन सा शब्द आ जाए, कंक्लूसिव प्रूफ। ये दोनों अनुमान किसके अनुमान हैं, विधि के। तो बताइए उपधारणा होती है तथ्य की, विधि की, दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। कौन सी उपधारणा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, तथ्य की। किसमें सबूत की मांग कर सकता है, तथ्य की। विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, कुछ में खंडनी और कुछ में अखंडनी। तो सतर्क रहना है, जहां शैल प्रिज्यूम आए वह विधि की उपधारणा है खंडनी, लेकिन एक अखंडनीय विधि की उपधारणा है, निर्विवाद उपधारणा है, और वह है निश्चायक सबूत या अकाट्य तर्क या निर्विवाद प्रमाण। और यूपीजे में आया था कि निश्चायक सबूत किन किन धाराओं में, तीन केवल धारा रट कर जाइए, कौन कौन, 41, 112 और 113। कौन कौन धारा फिर रटिए, 41, 112 और 113, रट कर जाइएगा, अभी आगे बताया जाएगा तीनों धारा। अब उपधारणा आपका जहां याद रखिएगा, अब सतर्क रहना है, जहां में प्रिज्यूम होगा उसी धारा पर लिख लेना है तथ्य की उपधारणा, जहां शैल प्रिज्यूम होगा विधि की उपधारणा, और जहां कंक्लूसिव प्रूफ होगा वह विधि की उपधारणा। ये जरूर लिखते रहिए। और आपका बिहार जे में बना भी था, और एक या दो क्वेश्चन इधर से निश्चित आएंगे। आइए धारा 107 देखा जाए। जीवित होने की उपधारणा आपका पूछा जाता है कि उत्तर जीविता की, अब दो लाइन चलना, 4 लाइन, ज्यादा नहीं, जो आ सकता है। उत्तर जीविता की उपधारणा किस धारा में,
या जीवित होने की उपधारणा की धारा में, तो कौन सी धारा? 107। याद रखिए कौन सी धारा? 107। कितने वर्ष पहले वह जीवित था तो आज भी जीवित माना जाएगा? समय रट कर जाइएगा। 30 यानी कि कितने साल पहले? 30 साल। तो जीवित होने की उपधारणा में समय कितना है? 7 साल के, 30 साल के, 20 साल, 30 साल। अब अगला क्वेश्चन, जीवित होने की उपधारणा की जाएगी कि समय की उपधारणा की जाएगी? समय की नहीं, बस ये जीवित था। 107 का, परंतु 108 है और 108 में मृत्यु की उपधारणा या सिविल डेथ की उपधारणा या दीवानी मृत्यु की उपधारणा। तो अगला क्वेश्चन, मृत्यु की उपधारणा की धारा में 108 में पिछले कितने साल से नहीं सुना गया है? तो कानून मान लेगा कि यह मर गया है। 7 साल। कितने साल? रट कर जाइएगा, पिछले कितने साल? 7 साल। अब एक केस आता, अब ये पहले बता दिया जाए तब केस लीडिंग केस है आपका। मृत्यु के समय और स्थान की उपधारणा की जाएगी कि मृत्यु की? ये क्वेश्चन यूपी में बना है। तो केवल मृत्यु की। जो व्यक्ति ये कहता है कि इस टाइम पर और इस स्थान पर इस डेट को मरे, उसको अलग से उसे साबित करना होगा। तो किसकी उपधारणा की जाएगी? मृत्यु की, मृत्यु के समय की, मृत्यु के स्थान की, उपर्युक्त सभी। बताइए किसकी किसकी की जाएगी? मृत्यु की। हाँ भाई, एक आपका देखिए छूट गया तेजी के चक्कर में। 107 आपका विधि की उपधारणा है सेल्फ प्रिज्यूम वाली, उसको लिख लीजिए। तो एक बार और पूछा गया है, विधि की खंडनीय उपधारणा। 107 विधि की खंडनीय उपधारणा। 108 में भी लिख लीजिएगा विधि की खंडनीय उपधारणा। 108 में भी लिख लेना है, सेल्फ प्रिज्यूम वाली है। विधि की खंडनीय उपधारणा एक बार पूछा गया है, ये विधि की खंडनीय उपधारणा। फिर आपका एक केस जरूर याद करके जाइएगा, और वह केस आपका है मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली। पूछा ये गया है कि एक केस की धारा से संबंधित है। 107, 108 दोनों इनमें से कोई नहीं, दोनों मार कर आइएगा। लिखिए उसको, मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली। ये रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी और हर एक जगह का, भाई गलत ना हो, रिपीटेड तो गलत ना हो। मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, सेक्शन यूपी में आया है कि किस सेक्शन से रिलेटेड है? 107, 108 दोनों इनमें से कोई नहीं, तो किससे? दोनों मार कर आइए। किससे रिलेटेड हैं? दोनों। इसी केस में कहा गया भाई, आपका पूछा गया एक बार कि मृत्यु की उपधारणा की जाएगी, मृत्यु के समय की नहीं। किस समय मरा, ये साक्ष्य द्वारा क्या करना पड़ेगा? अलग से साबित। एक लाइन लिखिए, निर्णय भी आ चुका है। किस केस में कहा गया? लिखिए भाई, केवल मृत्यु की उपधारणा की जाती है, मृत्यु के समय की नहीं। ये यूपी में आ चुका, अंडरलाइन कर लीजिएगा। केवल मृत्यु की उपधारणा की जाती है, मृत्यु के समय की नहीं। समय को साबित करना पड़ेगा। जो कहता है कि 10 बजे मरे हैं, साबित करिए कि 10 बजे मरे हैं। आइए 109 भागीदारों भूस्वामी, अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामले में सबूत का भार 3 रिलेशन है, और अगर एक बार साबित कर दिया गया कि ये लोग भागीदार थे आपस में, या भूस्वामी और किराएदार थे, या मालिक और अभिकर्ता थे, तो न्यायालय आज भी मानेगा कि ये लोग इस रिलेशन में हैं। अब जो व्यक्ति कहता है कि इनका रिलेशन टूट गया है, वह कोर्ट में साबित करे। तो अगला क्वेश्चन, कितने रिलेशनों की बात की गई है? 3। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन सी एविडेंस की धारा
अनवरतता के सिद्धांत पर आधारित है। 109 लिखिए, एक लाइन बस लिखिए। यह धारा अनवरतता या लगातारता या कंटिन्यूटी, जैसे कि आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, यह धारा अनवरतता के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी धारा है? 109। 110 तो बहुत पूछा जाता है, पता न क्यों ये क्वेश्चन यूपी जे, यूपी, एपीओ, बिहार सब जगह आ चुका है। और आपका स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। हाँ भाई, ये लिखते रहे। जितनी धाराएं बताई गई थी, आपका 109 भी विध की खंडनीय उपधारणा है, उसको लिखते रहे। तो ये भी पूछा जाता है, किसकी उपधारणा है? 109 विध की खंडनी, यानी कि परिकल्पना भी दे देगा बिहार में, कल्पना। तो विध की खंडनीय कल्पना या परिकल्पना। 110 आइए, ये भी विध की खंडनीय कल्पना है और यहाँ से सिद्धांत पूछा जाता है। देखिए भाई, आपका कैसे कैसे क्वेश्चन 3-4 मॉडल बने हैं। पहला मॉडल बना है ये कि कब्जे की रक्षा एविडेंस एक्ट में किस धारा में की गई है। तो पोजेशन की रक्षा पूछे तो 110 मार्क कराइएगा। कब्जे की रक्षा एविडेंस की किस धारा में? 110 पहला क्वेश्चन। दूसरा जो ज़्यादा बनता है कि पोजेशन या कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, यानी कि पोजेशन आपका ओनरशिप का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। ये सिद्धांत की धारा में ज़्यादातर यही क्वेश्चन बना है, इसको लिख लीजिए। तो कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है, ये किस धारा में सिद्धांत समाहित है? 110 रटे रहिए। किस धारा में? 110। अब इसके बाद आपका कब्जा के बारे में तो भाई ज़्यादा आपका पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन आपका कब्जे के द्वारा स्वामित्व मिल जाता है, इसीलिए कब्जे की रक्षा भी की गई है कानून में और कब्जे के बारे में उपधारणा भी की गई है कि अगर किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का वैध कब्जा है तो ऐसी दशा में वह स्वामी माना जाएगा जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर अपना स्वामित्व साबित न कर दे। कब्जेधारी कोई स्वामी माना जाएगा जब तक कि दूसरा व्यक्ति इसके विपरीत अपना स्वामित्व सिद्ध न कर दे। कब्जे की रक्षा की गई है। जूरिस्प्रूडेंस में तो बहुत पढ़ा जाता है पोजेशन, आपका 20-25 केस भी याद करना पड़ेगा। और इस बार यूपीजे में आ गया था गुड फाइंडर, यानी कि गुड फाइंडर और कब्जे पर पहला केस चिमनी वाला केस, तो वही पूछा गया था। आगे देखिए भाई 111, उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का संबंध सक्रिय विश्वास का है। तो यानी कि इसका मतलब दो पक्षकार हैं संव्यवहार के, एक पक्षकारों के बीच जो आपका रिलेशन है वह सक्रिय विश्वास का है और संव्यवहार देखने से ही अंतरात्मा या लोकात्मा या गुड कंसेंस के क्या लगता है विरोध में। तो ये अनुमान किया जाएगा कि एक पक्षकार ने दूसरे के विश्वासघात किया है और अनुचित फायदा उठाया है। सबसे अच्छा उदाहरण गुरु चेला ही ले लिया जाए। एक बताइए, गुरु चेले का विश्वास का माने संबंध है कि नहीं है? अब गुरु घंटाल हो गए तो गुरु ने क्या किया कि चेले को कहा कि तुम अपना घोड़ा बेच दो, 1 लाख का घोड़ा दान में दे दो। और चेला भ्रम गया, घोड़ा दे दिया। चेला फिर आया दौड़ा कोर्ट में और कह रहा है कि हजूर आप देखिए, संव्यवहार देखिए, अंतरात्मा के विरुद्ध है, हम अपना घोड़ा फ्री में देंगे। और गुरु ने हमारी इच्छा को क्या किया? दबा दिया। हमारे बीच सक्रिय विश्वास का रिलेशन था, अतः संविदा को भंग करिए और हमारा घोड़ा क्या दिलवाइए वापस। तो संविदा नियम में जोड़ लीजिए थोड़ा, ये संव्यवहार संविदा नियम की धारा में जाएगा?
16 में, और पिछली बार बिहार जे में आ गया कि गुरु चेले का संबंध। तो असम्यक असर, इन अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि कांटेक्ट की कौन सी धारा, 16। तो भाई आपका यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि सिद्धांत की कौन सी धारा एविडेंस की गुड कंसेंस के सिद्धांत पर आधारित है, न्याय, साम्य तथा शुद्ध अंतःकरण। तो आपका जवाब रहेगा 111। लिखिए, सिद्धांत पूछ सकता है भाई, अभी बिहार में पूछा भी गया था कि साम्य का मतलब क्या हुआ। तो साम्य वही है जो गुड कंसेंस यानी कि व्यक्ति की अंतरात्मा से आवाज निकले, वही तो साम्य है। लिखिए भाई, आपका यह धारा न्याय, साम्य तथा शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है। हो सकता है पूछ ही ले, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भाई साम्य में बिहार ने पूछ रखा है कि साम्य का मतलब क्या हुआ, तो पूछ सकता है। लिख लिया ना 3 शब्द आपका, जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसेंस। भाई रट कर जाइएगा, अगर 3 न आए, केवल गुड कंसेंस आए, तब भी 111 मार दीजिएगा। दूसरा आपका, कौन सी धारा न्यायालय का महान नियम आपका बताती है, तो 111। लिखिए, यह धारा न्यायालय का महान नियम कही जाती है। भाई बहुत बड़ा नियम है, वो अनुमान लगा लेना। यह धारा न्यायालय का महान नियम बताती है। हो सकता है आज नया क्वेश्चन बन जाए। तो आइए 111A, 111A में आपका अपराध के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा यानी कि कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा, तो बस 2 लाइन पढ़ना है। ये सब विधि की उपधारणाएं चल रही हैं, खंडनीय। आगे अगर चेंज होगा तो हम वहाँ लिखवाएंगे। देखिए, अगर कोई क्षेत्र डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया हो और उस एरिया में 1 महीने तक डिस्टर्ब एरिया रहा हो, अशांति क्षेत्र, विक्षुब्ध क्षेत्र, और कोई व्यक्ति आयुध के साथ उस क्षेत्र में पकड़ा जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह व्यक्ति डिस्टर्बेंस कायम करने में क्या था, दुष्प्रेरित था या शामिल था। बहुत बड़ा नियम है, लेकिन आपका कितने दिन तक आपका क्षेत्र को क्या घोषित किया गया हो, विक्षुब्ध, कितने दिन तक, 1 माह। और कोई व्यक्ति कैसे मिल जाए, बिना हथियार की हथियार, आयुध से, तो क्या अनुमान लगाया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, यानी कि क्षेत्र को डिस्टर्ब करने में इसका भी क्या है, हाथ। ये 112 आ जाइए। विवाहिता स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का या पितृत्व का निश्चायक सबूत होगा। तो पहले तो निश्चायक सबूत जानिए, और 112 पर आपको केस भी पढ़ना पड़ेगा 1-2 आपका 112 पर। देखिए भाई, 112 से एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सतर्क रहना अच्छे से। देखिए, आपका माने बालक और माता के बीच का जो रिलेशन होता है उसे मातृत्व कहा जाता है, और बालक और पिता के बीच के संबंध को पितृत्व कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन, धारा 112 मातृत्व का निर्धारण करती है कि पितृत्व का, कि दोनों का। हाँ, याद रखिए, पहला क्वेश्चन जो धारा 112 किसका निर्धारण करती है, पितृत्व का, यानी कि पिता का। देखिए, इसको भाई आपका निश्चायक सबूत पहले 1 लाइन बताया जाए, तब आपका इस धारा को शुरू किया जाए। बेरेक और 1-2 नियम जानते रहिएगा, सतर्क होकर जानिएगा। देखिए, आपका निश्चायक सबूत को आपका एविडेंस की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। निश्चायक सबूत का मतलब एक अनुमान होता है जहां एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे तथ्य का न्यायालय अनुमान करता है और उसको ना साबित करने का मौका नहीं देता।
यह विधि की अखंडनी उपधारणा कही जाती है। कैसी उपधारणा है? विधि की खंडनी की अखंडनी। अखंडनी बहुत कठोर अनुमान होता है, इसलिए ज्यादा नहीं लगाया जाता। इतनी एविडेंस में केवल 3 धारा में है, 41, 112 और 113। बस 3 धाराओं में है। 112 में एक एक्सेप्शन भी है और वह है पहुंच का न होना। तो देखिए आपका क्या बताया गया 112 में। पहला तो पितृत्व का निर्धारण की मातृत्व का, पितृत्व का, क्योंकि जो माता अपने गर्भ से बच्चे को जन्म दी है वह तो सदैव माता होगी, हमेशा पिता पर ही लेकर विवाद होता है। तो पितृत्व का यह धारा सामाजिक पारिवारिक सुख शांति का आधार भी है, ये भी याद रखिए। और यह धारा अधर्मज बच्चे को भी धर्मज मानती है और पारिवारिक सुख शांति बिगड़े न, इस बात पर ध्यान देती है। तो इस धारा में है क्या? अगर किसी पुरुष और स्त्री के बीच विवाह हुआ हो, मैरिज, वह विवाह क्या हो? वैध। शून्य नहीं भाई, कैसा विवाह? वैध विवाह हो और उस विवाह के कायम रहते हुए आपका स्त्री को कोई शिशु पैदा होता है, तो इस शिशु का धर्म पिता कौन माना जाएगा? वह पुरुष जिससे वह स्त्री क्या है? विवाह। ये निश्चायक सबूत है, काट्य तर्क है। दूसरा, अगर स्त्री और पुरुष में डाइवोर्स हो गया है और स्त्री ने रीमैरिज या पुनर्विवाह नहीं किया और कितने दिन के अंदर शिशु उसको पैदा होता है? 280 दिन के अंदर, तब भी उस शिशु का धर्मज पिता कौन माना जाएगा? जिस पुरुष से उसका क्या हुआ था? विवाह। ये याद रखिए। लेकिन ये 2 नियम हैं, लेकिन यह धारा एक अपवाद स्वीकार करती है और वह अपवाद ये है कि पक्षकार ये साबित करके इस अकाट्य तर्क को भी काट सकते हैं कि जिस समय संसर्ग हुआ होगा अर्थात रिलेशन बना होगा, उस समय एक दूसरे के पास यानी कि परस्पर पहुंच नहीं थी। यानी कि अब समस्या आई कि पहुंच नहीं थी। तो एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए पुरुष है, ये चला गया सऊदी अरब नौकरी करने, 5 साल तक सऊदी अरब रहा और 2 साल बाद इसकी स्त्री को क्या हो गया? शिशु पैदा हो गया। तो पुरुष ये कह सकता है कोर्ट में कि हजूर, जिस समय संसर्ग हुआ होगा उस समय तो हमारी पहुंच इनके पास थी ही नहीं, अतः ये मेरा बच्चा नहीं है। तो आपका डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जाता है। तो पंछी बनाम स्टेट का याद रखिए, वाद नोट्स में है भाई, आप नोट से पढ़िएगा। पंछी बनाम स्टेट का वाद देखना है और इस वाद में बता दिया गया कि न्यायालय जाल फेंक कर मछली पकड़ने का काम नहीं करेगा। पहले पति ये साबित करे कि हमारी पहुंच नहीं थी, उसके बाद ही न्यायालय डीएनए टेस्ट का आदेश दे सकता है। और अगर न्यायालय ने डीएनए टेस्ट का आदेश दे दिया तो पक्षकार बाध्य नहीं है कि वह डीएनए टेस्ट कराएं। ये भी याद रखें, बाध्य नहीं है। लेकिन नहीं कराता पक्षकार तो एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि लग रहा है कि कुछ आपका कमी है या कुछ दिक्कत है, तभी तो डीएनए टेस्ट नहीं करा रहा है। क्योंकि दूध का दूध और क्या निकल जाएगा? पानी का पानी। तो क्या डायरेक्ट डीएनए टेस्ट का आदेश दिया जाएगा? नहीं, पहले क्या पति को साबित करना पड़ेगा कि जिस समय संसर्ग हुआ था उस समय मेरी पहुंच किसके पास नहीं थी? पत्नी के पास। और ये साबित करिए तब डीएनए टेस्ट। अब यूपीएपीओ का मॉडल देखिए भाई, मॉडल भी हमें देखना है। यह निश्चायक सबूत है, आपका कोई दिक्कत नहीं, निश्चायक सबूत है। 4 ऑप्शन देगा और जो यूपीएपीओ में ऑप्शन दिया था, अब सतर्क रहना कि क्या ऑप्शन दे रहा है। उसमें दिया था कि डीएनए टेस्ट के अधीन रहते हुए
112 की उपधारणा निश्चायक सबूत है। सही है, क्योंकि डीएनए टेस्ट से इस उपधारणा निश्चायक सबूत को क्या किया जा सकता है? खंडित। तो कितने अपवाद हैं इसमें? एक। कौन सा अपवाद? कि परस्पर पहुंच का न हो। और अपवाद हम निकाल सकते हैं भाई, और अपवाद अपने मन से भी निकाल सकते हैं। विवाह शून्य था, विवाह अवैध था, विवाह विच्छेद के 280 दिन के बाद स्त्री को शिशु पैदा हुआ, ये अपने मन से निकालते रहिए, लोग निकालते रहते हैं। लेकिन कानूनी भाषा में केवल कितना अपवाद है? तो अपने मन से निकाल लीजिए। शून्य विवाह था, अवैध था, आपका विवाह विच्छेद के 280 दिन के बाद बच्चा पैदा हुआ, तब भाई पुरुष का नहीं माना जाएगा। आइए 112 के बाद आपका 113 देखा जाए। ये भी पूछा जा सकता है धारा। इंटरव्यू में तो खूब यूपी में पूछा गया था कि कौन सी धारा एविडेंस की है जिसका अब साक्ष्य में कोई महत्व नहीं है, तो वह कौन सी धारा है? 113। 113 कंक्लूसिव प्रूफ वाली धारा है, निश्चायक सबूत वाली धारा है आपका। लेकिन यह धारा अवैध है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि एविडेंस की कौन सी धारा अल्ट्रा वायरस या अधिकारातीत या अवैध है? तो कौन धारा मारेंगे? 113। तुरंत आ जाइए, कौन सी एविडेंस की धारा निरसित है? तो यूपीएपीओ में बना था धारा 2। अवैध कौन है? 113। तो अवैध घोषित करवाया जाए। इसमें ये है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर किसी राजा को, महाराजा को आपका ब्रिटिश राज्य का कोई भाग दे दिया गया है, तो यह इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि उस राजा को वह भाग अध्यर्पण कर दिया गया था, हैंडओवर कर दिया गया था। लेकिन इस धारा को प्रीवी काउंसिल ने 1976 ईस्वी में ही अधिकारातीत या अवैध घोषित कर दिया, और केस पूछ सकता है, नया भी पूछा नहीं गया। लिखिए भाई, दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी। केस लिख लीजिए तो 113 पर, वहीं बेरक पर लिख लीजिए अलग से। दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम कांजी 1876 प्रीवी काउंसिल। 1876 प्रीवी काउंसिल के बाद में इस धारा को अधिकारातीत, अल्ट्रा वायरस या अवैध, कोई एक लिखिएगा, अल्ट्रा वायरस या इलीगल, कोई भी दे अपना कौन सी अवैध धारा है, घोषित कर दिया गया। अब 113 के बाद आपका 113A, 113B। 113A इसी बार बिहार जे में आई थी। 113A में किसी विवाहिता स्त्री के आत्महत्या करने पर दुष्प्रेरण के बारे में प्रावधान है, तो न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। तो पहला क्वेश्चन 113A की उपधारणा कौन सी उपधारणा है? तथ्य की कि विधि की? उसको लिखिए भाई, पहली तथ्य की उपधारणा मिल रही है यहाँ। 113A तथ्य की उपधारणा है, उसको लिख लीजिए। तो कैपिटल ए लिखिएगा, हिंदी में क कहा जाएगा। 113A कौन सी उपधारणा है? तथ्य की। पहला क्वेश्चन, न्यायालय अनुमान लगाने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा किस धारा में? तो 113A। तीसरा, 113A कब जोड़ी गई? 1983 ईस्वी में। और आपका अगला 113A कब लागू हुई? ये भी उत्तराखंड पूछा। देखिए डेट 25 दिसंबर 1983। सही है ना? उसको अंडरलाइन करें, नोट्स में होगा भाई। एक नंबर तक पूछा गया, थोड़ा नोट्स में देख लीजिएगा। 25 दिसंबर 1983 ये उत्तराखंड बना चुका है।
25/12/1983 को लागू हुई। अब ये है कि इस कोई विवाहिता स्त्री हो, उसने आत्महत्या कर ली हो, आत्महत्या विवाह के कितने दिनों के अंदर की हो, 7 साल के अंदर की हो, और ये दिखाया गया है कि आत्महत्या के पहले इसके साथ क्रूरता बरती गई या दहेज क्रूरता बरती गई, तो न्यायालय यह अनुमान कर सकेगा कि ये आत्महत्या के लिए स्त्री को क्या किया गया, उकसाया गया। अनुमान कर सकेगा, न्यायालय बाध्य नहीं है। इसीलिए यह कौन सी उपधारणा, तथ्य की और सदैव खंडनी, अनुमान निकालने के लिए बाध्य नहीं है। तो बिहार में पूछा गया था, थोड़ा सतर्क रहना है भाई। 113 भी डाउरी डेथ, दहेज हत्या, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। दहेज हत्या के बारे में उपधारणा किस धारा में, 113 भी। दूसरा क्वेश्चन कौन सी उपधारणा है, उसी पर लिख लेना है। विधि की खंडनी करेगा लिखा है। डाउरी डेथ के बारे में ये भी खूब धारा मिलाने के लिए आता है। विधि की कौन सी उपधारणा है, खंडनी उपधारणा है। अगला केस आपका देखिए, किसी स्त्री का विवाह हुआ हो, विवाह के 7 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो गई हो, और ये दिखाया गया है कि मृत्यु से पहले दहेज की मांग की गई थी और या दहेज के लिए तंग किया गया था, और मृत्यु प्राकृतिक न होकर कैसी हो, अप्राकृतिक, नेचुरल नहीं है मृत्यु, या तो जलन से यानी कि जलाकर या अन्य तरीके से हुई हो, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो न्यायालय अगर इतनी बात दिखा रहे हैं तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि दहेज के लिए ही इस स्त्री की मृत्यु कारित की गई है, लेकिन ये विधि की खंडनी उपधारणा है। इसका अभियुक्त या पति या उसके नातेदार खंडन कर सकते हैं। इसमें आपका जो के पूछा जाता है कि ये धारा कब जोड़ी गई, 1986, ये क्वेश्चन आता है, वही बेरक पर लिख लेना है। कब से लागू की गई ये पूछा जाता है, तो डेट या 19 नवंबर है ना, 19 नवंबर 86, उसको लिख लीजिए भाई। 19 नवंबर 1986 ये उत्तराखंड बना है आपका। इस पर देखिए, इसी के साथ आईपीसी की भी धारा जोड़ी गई थी, 304 भी, और 113 के साथ 498, वो नहीं बताया गया, थोड़ा समय कम है आपका, इसलिए कोरिलेट कम किया जा रहा है। 100 शांति बनाम स्टेट का केस याद रखिएगा, 114 ए पर नहीं बी पर, शांति बनाम स्टेट, 113 बी पर भाई, दहेज पर एक शांति का केस आता है, कम चांस रहता है पूछने का, लेकिन लिखिए शांति वर्सेज स्टेट। 113 बी पर है डाउरी डेथ। इसके बाद आपका 114 तथ्यात्मक उपधारणा है, तथ्य की उपधारणा। कुछ मामलों में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, तो कर सकेगा मतलब कि कुछ एक ऐसी उपधारणा है, यही पूछा जाता है कि धारा 114 में कौन सी उपधारणा है, तथ्य की उपधारणा। तथ्यात्मक भाई एमपी दिया है तथ्यात्मक। अब देखिए 114 का भाई जो आपका दृष्टांत दिया गया है वह घर पे पढ़ना पड़ेगा। अगर अंदर से झारखंड जैसे आ गया कि ये दृष्टांत किस में है, तो उसको तो घर पर पढ़ना पड़ेगा। लास्ट धारा भी देख लिया जाए। दुराचार या रेप या बलात्कार के मामले में उपधारणा की धारा में 114 ए कैपिटल ए। कौन सी उपधारणा है, विधि की खंडनी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये धारा कब जोड़ी गई, तो भाई वो जरूर याद रखिए कब जोड़ी गई, 83 के 86, 83, 114 लिखिए। यह धारा कब जोड़ी गई, 1983 लिख लिए, वहीं बेरक पर लिख लीजिए। यह धारा किस केस के बाद जोड़ी गई,
तो तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस का उपनाम है मथुरा रेप केस, मथुरावाद। एक और लिखिए, मथुरा रेप केस यानी कि मथुरावाद किस केस का उपनाम है? तुकाराम का। मथुरा लड़की का नाम था भाई, उसी के नाम पर आपका बना है ये केस। इस धारा को 2013 में आपका संशोधित किया गया, नहीं 2013 में प्रतिस्थापित किया गया, और 2018 में संशोधन है कि नहीं भाई, नहीं देखना पड़ेगा भाई, अब हमें भी याद नहीं आ रहा है। देख ले रहा हूँ भाई, होगा तो नया बैरेक्ट मिल जाएगा। से 2018 में बैरेक्ट तो नहीं लिख रहा है भाई आपका, 18 में नहीं 13 में लिख रहा है। 1900 आपका 83 में जोड़ी गई, 2013 में नए सिरे से लिखी गई, प्रतिस्थापित की गई है। नहीं ऐसा मिल नहीं रहा ना, इसमें बैरेक्ट नया भी लिया गया है लेकिन दिया नहीं है, 114 है। इसके बाद एक दो और इसमें केस पूछा जाता है भाई, आपका दुराचार के बारे में तमाम है, इसको आपका देख सकते हैं, घर पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपका प्रतिस्थापित पूछा जाता है, वो मैं जरूर एक लिखवा देता हूँ कि 4 धाराएं एविडेंस की प्रतिस्थापित है, नए सिरे से लिखी गई। लास्ट क्वेश्चन, यानी कि जिस प्रकार बोतल वहीं रहती है, शराब पूरा निकाल लीजिए और नई शराब उस बोतल में क्या करिए, भर दीजिए, तो उसी प्रकार सेक्शन वहीं रहता है, आपका सभी बातें चेंज हो जाती हैं। तो कौन कौन सा सेक्शन है? जो सेक्शन वहीं है, बोतल वहीं है, लेकिन एक बूंद भी पुरानी शराब नहीं, पूरी शराब क्या रखी गई है, नहीं। तो इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन बनता है भाई, कई बार आया है। 39 और 131, इसको लिख लीजिए, लास्ट में एक दो लाइन लिखिए, इस पर क्वेश्चन बना है यूपी में, उत्तराखंड, हर एक राज्य। लिखिए भाई अलग से, धारा 39 और 131 सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई। सन वाइज लिखिएगा, सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई, सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई, तथा 3 फरवरी नहीं तथा 17 अक्टूबर सन 2000 से लागू की गई। ये यूपीएपीओ का क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर आ चुका है ये यूपीएपीओ में, रट कर जाइएगा, 17 अक्टूबर सन 2000 से लागू की गई। इसको लिख लिए, 17 अक्टूबर रट कर जाइएगा। कौन सी धारा 2000 में प्रतिस्थापित है? 39 और 131। एक बार बना है किस कानून द्वारा? तो कानून तो बार बार बताया जा रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। एक लास्ट लिखिए आज का भाई, सन 2013 ईस्वी में, उसको पूरा वाक्य लिख लीजिए, अगला लिखिए भाई, आगे लाइन चेंज करके लिखिएगा। सन 2013 ईस्वी में जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश पर, आपका समिति भी ऐड हो जाए, एक लाइन में 3-4 क्वेश्चन ऐड करा दिया जाए लास्ट में। जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर धारा 119 और 114 ए, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। धारा 119 यानी कि 119 और 114 ए कैपिटल है, यही धारा प्रतिस्थापित की गई,
ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है भाई, बिहार बना रहा है, यूपी भी बना रहा है। प्रतिस्थापित की गई जो 3 फरवरी 2013 से लागू की गई, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भाई याद रखिएगा डेट, 3 फरवरी 2013 से क्या की गई, लागू। तो 3 क्वेश्चन एक ही लाइन में हो गए। देखिए भाई कल का शेड्यूल आपका बता दिया जाए, 4 बजे से चलेगा क्लास आपका एपीओ वाला स्पेशल, और आपका 10 बजे से आपका एपीओ का प्री का टेस्ट लास्ट होगा। तो 50 रुपया कीमत है। जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं 10 बजे आए, पौने 10 बजे, और शाम को 4 बजे से आपका क्लास चलेगा, क्योंकि इधर 3-4 तारीख तक क्लास चलाना है, तो अब समय नहीं है कि रोका जाए। तो इधर जितना जल्दी निपट जाए सही रहेगा। एक टाइम घर पर पढ़िए और एक टाइम यहाँ केवल स्मृति ताज़ा करिए, इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है भाई। कल का